हर कोई इस एमओयू को लेकर घबरा रहा है और मैं समझ सकती हूँ क्यों। इस हाइप और ड्रामा में फंस जाना बहुत आसान है, लेकिन जब आप असल में तथ्यों की समीक्षा करते हैं तो मुझे लगता है कि कहानी हमें जो बताई गई है उससे थोड़ी अलग है। ये है मीर के आमेकेशन जेएनएस टीवी। चलिए बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। एक साल पहले आधी रात के समय ईरानी सेना और क्रांतिकारी गार्ड के हर एक कमांडर को एक ही 10 सेकंड के भीतर इजराइल और अमेरिका द्वारा एक साथ मार दिया गया था। चीफ ऑफ स्टाफ, कुद्स फोर्स के कमांडर, डेप्टी एयर डिफेंस कमांडर, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम कमांडर, इंटेलिजेंस प्रमुख, रक्षा मंत्री, मुख्य सलाहकार और वरिष्ठ वैज्ञानिक जो ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में सक्रिय थे। कई शहरों में फैले हुए कई परिसरों में, कुछ अपार्टमेंट्स में सो रहे थे, कुछ गहरे भूमिगत बंकरों के अंदर थे। उन सभी को बिना किसी चेतावनी और बिना किसी बचाव के घेर लिया गया। अगर हमलों में कुछ मिनट की भी देरी होती तो वे शायद भाग सकते थे। इतनी जटिलता वाले ऑपरेशन की योजना समझना लगभग असंभव है। जैसे इसके पीछे के दिमाग जो शुरू से ही पारंपरिक सोच और वास्तविकता की सीमाओं से बाहर सोचते हैं। पिछले महीनों में हमने असाधारण सैन्य शक्ति प्रदर्शन देखे हैं जो पहले असंभव लगते थे। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। देखिए, आशावादी दो प्रकार के होते हैं। पहला है मूर्ख आशावादी जो इनकार में जीता है। वो मानता है कि सब अपने आप सही होगा, जो भ्रमित करने वाला आशावाद है। ये वो आशावाद नहीं है जिसे मैं समर्थन देती हूँ। दूसरा प्रकार यथार्थवादी आशावादी होता है जो जानता है कि चीजें आसान नहीं होंगी, लेकिन सामने आए तथ्यों को देखकर समझता है कि वो कठिनाइयों का सामना कर सकता है। ऐसा आशावाद अनपढ़ता नहीं बल्कि वास्तविकता को स्पष्ट देखना है। हम यहाँ यही करने आए हैं। एमओयू समझने के लिए आपको संदर्भ याद रखना होगा। इजराइल ने हाल के वर्षों में जो हासिल किया वो चमत्कार जैसा है। इनमें से कुछ चीजें अमेरिकी प्रशासन की पूरी समर्थन के बिना की गई, जैसा कि अधिकांश लोग सोचते हैं। बंधकों को घर वापस लाया गया, यहाँ तक कि उन्हें भी जिनके बारे में कहा गया था कि वे कभी लौटेंगे नहीं। इजराइल को राफा में प्रवेश ना करने और कई काम ना करने को कहा गया था, फिर भी उन्होंने वही किया और बंधकों को वापस लाया। ये धारणा कि संयम और समझौते बेहतर परिणाम देंगे अक्सर गलत होती है, और जिन्होंने ये कहा था वे सही साबित हुए। हिजबुल्लाह के साथ, जिसने इजरायली शहरों की ओर 1,50,000 रॉकेट और मिसाइलें जमा कर ली थी, जो इतिहास का सबसे बड़ा गैर राज्य आतंकवादी शस्त्रागार है, उनकी क्षमता का केवल एक अंश ही बचा है। उनकी नेतृत्व टीम खत्म हो चुकी है। उनमें से 90% से ज्यादा हथियार इस्तेमाल होने से पहले ही नष्ट कर दिए गए, और दक्षिणी लेबनान का ये सुरक्षा क्षेत्र उस सीमा पर कई दशकों में इजराइल के लिए बना पहला वास्तविक बफर है। आईआरजीसी के औद्योगिक आधार को जो भारी आर्थिक नुकसान हुआ है वो सैकड़ों अरब डॉलर में है, कुछ ऐसा जिसे उन्होंने वर्षों में बनाया था। और इस विनाश के परिणाम स्वरूप शासन और ईरानी जनता के बीच जो दरार पैदा हुई है वो समझ से परे है। जो शासन जनता को कुछ नहीं देते वे अंत में गिर जाते हैं, और इजराइल ने ऐसे हालात बना दिए हैं। और फिर वो बात है जिसे नेतन्याहू ने अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि कहा है, जो था डर की दीवार को तोड़ना। क्योंकि सालों तक ये तर्क दिया जाता था कि आप शायद ईरान के अंदर गुप्त ऑपरेशन कर सकते हैं, आप तोड़फोड़ कर सकते हैं, लेकिन आप इजरायली वायुसेना को ईरानी हवाई क्षेत्र में हजारों मील दूर भेजकर वास्तव में सफल नहीं हो सकते। इसके परिणाम अनिश्चित होंगे। ये कदम बहुत खतरनाक थे। इस तर्क ने दशकों तक इजरायली रणनीति को प्रभावित किया। फिर इजराइल ने ऐसा किया और दुनिया खत्म नहीं हुई। ईरान इसे सफलतापूर्वक पलट नहीं सका। ये बाधा हमेशा एक आईने की तरह रही जो इजराइल की अपनी हिचकिचाहट को उसी पर दिखाती है। और एक बार जब उसने ये बाधा पार कर ली तो फिर पीछे नहीं हटा, और इजराइल की सुरक्षा नीति हमेशा के लिए बदल गई। इजराइल ने अमेरिका के साथ या बिना कई अद्भुत उपलब्धियां हासिल की है, और ये नहीं बदलेगा। जो बदला है वो ये है कि अब इजराइल उन दुश्मनों को बस यूं ही स्वीकार नहीं करेगा जो उन्हें नष्ट करने की कसम खाते हैं, बल्कि वो ये सुनिश्चित करने के लिए गंभीरता से काम करेगा कि ऐसा ना हो। ये एक सबक है जो इजराइल ने सीखा है, और उनके दुश्मनों को कम करके नहीं आंकना चाहिए, भले ही इजराइल के सहयोगियों की समझ वही न हो जो इजरायलियों ने समझ ली है। अगर आप मुझसे पूछें तो लगता है कि अब अमेरिका भी समझने लगा है, जैसा इजराइल पहले से समझता था, कि कट्टर आतंकवादियों से बातचीत नहीं हो सकती। मुझे लगता है हमारे पास इसका सबूत है। वैस के चेहरे को देखिए जब हाल की वार्ताओं में ईरानी प्रतिनिधियों ने उन्हें अनदेखा किया। इसी सोच के साथ आइए उस समझौते पर बात करें जो हस्ताक्षरित अनुबंध नहीं है, भले ही ऐसा दिखाया गया हो। ये एमओयू, जिसका मतलब है समझौता ज्ञापन, जो पिछले हफ्ते संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच साइन किया गया था, ने काफी चिंता पैदा कर दी है। और ये स्वाभाविक भी है,
क्योंकि जो समझौता पेश किया गया है वो चिंताजनक है। ये सिर्फ युद्ध विराम का विस्तार है, इसकी सामग्री खास अच्छी नहीं है। इस एमओयू में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम का कोई जिक्र नहीं, जबकि इसका खतरा इजराइल और खाड़ी देश दोनों महसूस करते हैं। ये ईरान द्वारा अपने प्रॉक्सी गुटों को दिए समर्थन का जिक्र नहीं करता, जिन्होंने पूरे मध्य पूर्व में आतंकवाद फैलाया है। ये होर्मुज जलडबरू मध्य खोलता है, पर 60 दिन की बातचीत के बाद भी ईरान ट्रांजिट शुल्क नहीं लगा पाता। ईरानी अधिकारियों ने पहले ही कह दिया है कि जलडमरू मध्य ईरान के प्रबंधन में ही रहेगा, और अगर आप नहीं समझते कि इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि तेल की कीमतें स्थायी रूप से बढ़ जाएंगी, सिर्फ विश्व घटनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि इन अतिरिक्त लागतों के कारण भी। इसमें ईरान के लिए 300 अरब डॉलर का पुनर्निर्माण कोष शामिल है, जो पैसा वे निश्चित रूप से अपने परमाणु हथियारों और अपने प्रॉक्सी गुटों को फिर से बनाने में इस्तेमाल करेंगे, भले ही समझौता उनसे ये साबित करने के लिए कहे कि वे ऐसा नहीं करेंगे। और इस पर हस्ताक्षर कर दिए गए, जबकि ईरान का परमाणु ढांचा पहले ही नष्ट हो चुका है, उसकी सैन्य नेतृत्व को खत्म कर दिया गया है और उसकी अर्थव्यवस्था गिरावट में है। यानी अमेरिका ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे मजबूत वार्ता स्थिति में था और एक ऐसा समझौता किया जिसे कई गंभीर लोग, जिनमें रिपब्लिकन भी हैं, मानते हैं कि इसमें बहुत रियायतें दी गईं। वैसे मेरे पास इस बारे में एक थियरी है। ट्रम्प ने वांस और रूबियो में से वांस को चुना और उसे स्वतंत्र रूप से काम करने दिया, जिससे रूबियो असहमत थे। अगर वांस असफल होते तो रूबियो कमान संभाल सकते थे, कुछ ऐसा जिससे मैं व्यक्तिगत रूप से खुश रहूंगी। मुझे लगता है कि रूबियो के पास शायद मध्य पूर्व और दुनिया की सबसे साफ समझ है, जितनी किसी भी अन्य संभावित अमेरिकी राष्ट्रपति या भविष्य के राष्ट्रपति के पास नहीं है। लेकिन भले ही रूबियो अगला चुनाव जीत जाएं, क्योंकि शासन को सफलतापूर्वक गिरा दिया गया और वांस की डील टूट गई जैसा कि लगता है, अंततः कोई ऐसा व्यक्ति अमेरिका के नेतृत्व की स्थिति में आ जाएगा जिसे मध्य पूर्व के महत्व की समझ नहीं होगी। इस्लामीकरण की योजनाएं अमेरिका यूरोप में फैल चुकी हैं, जिसमें इजराइल सबसे आगे है। यही भविष्य है। लोग जो अभी इस एमओयू के साथ अनुभव कर रहे हैं, वो उस भविष्य की एक झलक है कि अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो उन अमेरिकियों के बढ़ते समूह को खुश करने की कोशिश करता है, जिन्हें लगता है कि हस्तक्षेप करना अच्छा नहीं है, तो वो भविष्य कैसा लिख सकता है। अच्छी खबर है कि अभी ईरानी खुद ही समझौते को विफल करना चाहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। वे असली समझौते में कभी दिलचस्प नहीं थे। अगर मेरा सिद्धांत सही है तो हमें जल्दी पता चल जाएगा। रूबियो इस हफ्ते मध्य पूर्व जा रहे हैं और इस समझौते की सार्वजनिक रक्षा पूरी तरह वांस पर छोड़ दी है। और जो लोग वर्षों से रूबियो को देखते आए हैं, वे साधारण शब्दों में कहे तो ये असंभव लगता है कि वो अपने लंबे समय से चले आ रहे विदेश नीति के रुख छोड़कर उस समझौते का समर्थन करेंगे, जिसमें ईरान को 300 अरब डॉलर का पुनर्निर्माण कोष ऐसे वादों के बदले मिलेगा जिन्हें वे शायद कभी पूरा नहीं करेंगे। मुझे लगता है ये साफ है कि हम सभी चाहते हैं कि ये समझौता ना हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि इससे इजराइल सही साबित होगा, बल्कि इसलिए भी कि वांस जो ईरान को देने का वादा कर रहे हैं, उसके खतरों से सच में डर लगता है। लेकिन डरावना होने का मतलब ये नहीं कि हम इससे नहीं निपट सकते। मैं चाहती हूँ कि आप अनिश्चितता में इसी बात को याद रखें। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये मान ले कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ हमेशा ठीक ही होता है और भगवान इजराइल के साथ हैं। मैं चाहती हूँ कि आप वो विशेष प्रलेखित सत्यापित सबूत देखें कि क्या बनाया गया है, क्या साबित हुआ है और किन बाधाओं को तोड़ा गया है, और समझना कि वही लोग जिन्होंने ये किया आज भी यहाँ है और वे अब भी सोच रहे हैं और अब भी सबसे कठिन परिस्थितियों में अर्जित अपनी सिद्ध क्षमता के आधार पर नेतृत्व कर रहे हैं। और ये कि आगे का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन हम बुनियादी रूप से पहले से कहीं अधिक मजबूत, अधिक सक्षम और किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए अधिक खतरनाक प्रतिद्वंदी हैं जो हमें धमकी देता है, जितने हम अपने पूरे इतिहास में पहले कभी नहीं रहे। असल में एमओयू के मामले में यही एकमात्र निष्कर्ष है जिसे सबूत सही ठहराते हैं। मैं ईयर के हूँ, अगली बार मिलूंगी।